हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड इवनिंग। तो आज स्टार्ट करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, लैटिस एनर्जी से आपने लास्ट वाले क्लास में देखा था। लैटिस एनर्जी किसी कंपाउंड को सॉलिड बनाने में हेल्प करता है ना। कोई कंपाउंड सॉलिडिफाई होगा तो लैटिस एनर्जी होगा, है ना। आपने कल देखा था कि जब एक मोल गैसेस कैटायन एक मोल गैसेस एनायन से कंबाइन होता है तो क्या बनता है, आयनिक सॉलिड बनता है। तो अगर आप चाहते हो कोई कंपाउंड सॉलिडिफाई हो जाए, सॉलिड बन जाए, तो लैटिस एनर्जी का हेल्प लेंगे। आज देखो कोई सॉलिड कंपाउंड कैसे डिसॉल्व हो जाए, किसी कंपाउंड को सॉलिड कंपाउंड है मतलब जो सॉलिड स्टेट में है वो कैसे पानी में डिसॉल्व हो जाए, उसमें आपको मदद करने वाला है हाइड्रेशन एनर्जी। हम आज इसी पे पूरा डिटेल बात करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द हाइड्रेशन एनर्जी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हाइड्रेशन एनर्जी जाने से पहले आप जानो जरा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में सुना था ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर जो एग्जिस्ट करता है किसकी वजह से करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। और हाइड्रेशन में जो यूज होता है वो पानी है। अगर देखो किसी चीज में पानी ऐड, जैसे मान लो यहाँ पे कोई मेटल है, ठीक है, मेटल या कोई भी कंपाउंड है एम, अगर आप इसमें पानी ऐड करते हो, ठीक है, इसमें पानी क्या कर दिए, ऐड कर दिए, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रेशन हुआ, है ना, हाइड्रेशन हुआ। और अगर इसमें से पानी रिमूव कर दोगे, इसके अंदर अगर पानी है और पानी रिमूव कर दोगे तो हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन हुआ, है ना। आप पढ़े होगे, आप लोगों ने इसके बारे में आइडिया भी होगा आप लोगों को। ऐसे भी आपके बॉडी में गर्मियों में क्या होता है, पानी बहुत कम हो जाता है, जब वाटर का अमाउंट कम हो जाता है उसी को हम लोग डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो अगर वाटर ऐड होगा तो हाइड्रेशन, वाटर रिमूव होगा तो डिहाइड्रेशन। आज हम पढ़ने वाला हाइड्रेशन। हाइड्रेशन पानी जुड़ने की वजह से जो एनर्जी रिलीज होगी। तो बेसिकली होता क्या है, जब कोई कैटायन पानी के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है, देखो पानी का पहले समझो, हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है पोलर है कि नॉन पोलर है, बताओ बच्चों। लास्ट क्लास में आप लोगों को मैं बताया हूं कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो कैसा होता है, पोलर। और पोलर होने की वजह से इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और हमारा जो हाइड्रोजन उस पर चार्ज होता है पॉजिटिव। तो दिस इज द पोलर नेचर ऑफ वाटर, है ना, पोलर नेचर ऑफ वाटर है। तो अगर हमारा वाटर क्या है, पोलर कंडीशन में है, तो हमें एक चीज बड़ा फायदेमंद यहां मिलेगा। पोलैरिटी होने की वजह से ये कैटायन और एनायन के साथ इंटरैक्ट करेगा। बोलो बच्चों, करेगा कि नहीं करेगा। अगर कहीं कैटायन और एनायन मिल गए तो ये अट्रैक्शन शो करेगा। नेगेटिव पार्ट मेटल के साथ इंटरैक्ट करेगा और पॉजिटिव पार्ट नॉन मेटल के साथ इंटरैक्ट करेगा। तो हमारा ये वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्शन करने वाला है कैटायनों के साथ भी और एनायनों के साथ भी। तो याद करो, एक फोर्स, वीक फोर्सेस मैंने बताया था आपको, उसका नाम था आयन डाइपोल इंटरैक्शन। किसको किसको याद हो, हैंड रेस करो। आयन डाइपोल इंटरैक्शन ये पढ़ाया था, याद करो, आज इसी की जरूरत है हमें। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्चुअली, हाइड्रेशन एनर्जी एक्चुअली यही है। हाइड्रेशन एनर्जी कुछ नहीं है, वो आयन डाइपोल इंटरैक्शन है, ठीक है। आयन डाइपोल का इंटरैक्शन जो है वही हाइड्रेशन एनर्जी है। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से एक बार, और देखो बच्चों शेयर कर दो। थोड़ा सा दिक्कत हुआ था मुझे कल, इसलिए मैं कल क्लास ले नहीं पाया था। आज सभी लोग लिंक को शेयर कर दीजिए जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। और एक काम की बात और मैं कर रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, सभी लोग उस लिंक से ना व्हाट्सएप चैनल मेरा ज्वाइन कर लो, ठीक है। क्योंकि हर बार मुझे एक दिक्कत फेस करना पड़ रहा है, हर बार आपको वहाँ मैसेज डालना पड़ रहा है जहाँ पे थोड़ा सा और भी लोगों को दिक्कत होती है। तो मैं एक ही जगह पे सारा लिंक भेजना चाहता हूँ। तो आप सभी लोग इस चैनल को ज्वाइन कर लो, मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ, व्हाट्सएप को अपडेट कर लेना, वहाँ से आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। सो ये व्हाट्सएप चैनल लिंक दे रहा हूँ, तुरंत सभी लोग ज्वाइन कर लेना अभी के अभी, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत होगा तो बताना, मैंने अभी ये शेयर कर दिया, व्हाट्सएप चैनल है ये, आप सभी लोग जरूर इसको ज्वाइन कर लो, ठीक। मैंने पिन कर दिया, तो अभी देख के सभी लोग ज्वाइन कर लेना, ताकि एक ही जगह में सबको नोटिफिकेशन दूं, सारे बच्चे एक साथ जुड़ जाना, ठीक है। हर बार दूसरी जगह देने में दिक्कत होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे। अब आयन डाइपोल में अगर मान लो सपोज करो कोई कैटायन है M+, ठीक है, M+, अगर इसको बेटा n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में डालोगे, ठीक है ना, तो n नंबर ऑफ जब वाटर मॉलिक्यूल में आप डालोगे तो क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है वाटर का, MH2O का होल n, ठीक है। और ऊपर जो मेटल पे जितना चार्ज होगा वो चार्ज यहाँ पे आ जाता है। मान लो कि यहाँ पे x था, x+ था, तो ऊपर यहाँ पे x+ आ जाएगा। और इसके बदले में आपको क्या होगा, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। डेल्टा H ये हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। ये डेल्टा H यहाँ पे हमेशा निगेटिव निकलेगा, और इसी निकली हुई एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। इसी निकली हुई एनर्जी क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। अब आइए डिटेल में बताएं कैसे हुआ ये,
है ना। ये चीज कैसे हुआ इस पे हम लोग 1 by 1 डिटेल में बात करते हैं। देखो सबसे पहले बताओ कैटायनों के बारे में आपको क्या ख्याल है। कैटायन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। आप सभी लोग ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना, ये एनर्जी क्यों निकली। अगर दो आयनों के बीच में या दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा बच्चों, तो एनर्जी निकलेगी या ऐड होगी, मतलब सिस्टम से एनर्जी निकलेगी या सिस्टम में एनर्जी ऐड होगी। हम सब दो टाइप के फोर्स जानते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स। ध्यान से देखते जाना, अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा किसके बीच में लगता है, अपोजिट चार्ज के बीच में, है ना, अपोजिट चार्ज। तो अगर अपोजिट चार्जेज है तो वहां पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन से एनर्जी क्या होगी, रिलीज होती है। जहां भी अट्रैक्शन होगा वहां हमेशा एनर्जी रिलीज होगी। तो सबसे पहले तो ये समझो कि अट्रैक्शन जहां भी हुआ एनर्जी रिलीज हुई, और एनर्जी रिलीज होना मतलब स्टेबिलिटी का गेन होना होता है। उस केस में एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और अगर सिमिलर चार्जेज हो गए तो, सिमिलर चार्ज हो गए तब रिपल्सन होगा। इतना बात तो आप सब लोग जानते होंगे, है ना, तब रिपल्सन होता है। और जहां पे भी रिपल्सन होता है वहां पे क्या होता है, एनर्जी गेन कर लेता है, एनर्जी गेन। वहां पे एनर्जी गेन करेगा, और एनर्जी गेन करेगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। अब आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। अगर एनर्जी रिलीज करेगा तो स्टेबलाइज होगा, और एनर्जी गेन करेगा तो डिस्टेबलाइज होगा। अब देखो जरा हमारा मेटल और वाटर के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा, आप सभी लोग बताओ। जिसके व्हाट्सएप पर नहीं आएगा उनको व्हाट्सएप अपडेट करना पड़ेगा, तब आएगा, ठीक है ना। देखो कैसे, अब हम जो हाइड्रेशन करने जा रहे हैं, हमारा जो मेटल है, आप सबको पता है जो मेटल है वो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कि ये हमारा मेटल है, और मेटल कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज। हमने जो वाटर मॉलिक्यूल लिया है बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल देखो जरा कैसा है, नेगेटिवली चार्ज पोल जो इसका है ये किसके साथ इंटरेक्ट करने लग रहा है, दिस इज गोइंग टू इंटरेक्ट विद दिस मेटल। ये इस मेटल के साथ क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा। तो नेगेटिव पोल जो है वो पॉजिटिव पोल के साथ क्या फेस करेगा, अट्रैक्शन फेस करेगा कि नहीं करेगा। और जब वो अट्रैक्शन फेस करेगा तो स्टेबिलिटी क्या करेगा, बढ़ाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो जैसे ही हमने इसको मेटल में डाला, ये पानी क्या करता है, इस मेटल को चारों तरफ से घेर लेता है। जो वाटर का नेगेटिव पोल देख रहे हो ना बच्चों, ये वाटर का नेगेटिव पोल इसको चारों तरफ से क्या करता है, घेर लेता है। वो अलग अलग मेटल में देखोगे अलग अलग नंबर ऑफ वाटर जुड़ते हैं, वो डिपेंड करता है मेटल के साइज पे। तो फिलहाल मैं एक ऐसे ही बना रहा हूँ नॉर्मल, आपको बस समझाने के लिए। देखिए क्या हुआ, ये वाटर का नेगेटिव पोल, ये नेगेटिव पोल, ये नेगेटिव पोल, और इसको भी एक और बना दें यहाँ पे। नेगेटिव पोल किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, पॉजिटिव पोल के साथ। तो एक यहाँ पे ऑक्सीजन और एक यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो चारों तरफ से क्या हो रहा है, इसके पास चारों तरफ से फेस कर रहा है इंटरैक्शन। और कैसा इंटरैक्शन कर रहा है, अट्रैक्टिव के रिपल्सिव, हर जगह अट्रैक्टिव। नाउ इट हैज अट्रैक्शन बिटवीन मेटल चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन। तो जब ये अट्रैक्शन करेगा तो अट्रैक्शन के दौरान क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा ना। देखो सभी लोग ध्यान से देख लो अच्छे से, ये पूरा मॉलिक्यूल वाटर के साथ क्या कर रहा है, अट्रैक्शन कर रहा है। ये कैटायन पूरे तरीके से क्या हो गया, पानी से चारों तरफ से घिर गया, और पानी से घिरने की वजह से कौन सा फोर्स काम किया, अट्रैक्टिव फोर्स। और जहां भी अट्रैक्टिव फोर्सेस काम करेंगे वहां पे सिस्टम से एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो यहाँ पे हमारा एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। और एनर्जी रिलीज होगा तो इसी रिलीज एनर्जी को क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। इसी रिलीज एनर्जी को क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं, या हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं। इसी एनर्जी को हम लोग ये नाम देते हैं। तो सिंपल डिफिनेशन हो गया, व्हेन ए कैटायन इज डिसॉल्व इन वाटर, when a cation is dissolved in water, it start attraction with negative pole of oxygen, and during that certain amount of energy release, that energy is called hydration energy। ठीक है ना, उसी एनर्जी को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, हाइड्रेशन एनर्जी दे रहे हैं। जो बच्चे अभी आए हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, और बाकी जितने बच्चे हैं सबको इन्फॉर्म कर लो ताकि सब लोग जुड़े। पढ़ने में तभी मजा आता है जब बच्चे होते हैं, पढ़ाने में भी तभी मजा आता है जब आप लोग जुड़ते हो। हाँ 450-700 बच्चों के स्ट्रेंथ में कुल 30 बच्चे पढ़ेंगे तो पढ़ाने में मजा आएगा, नहीं आएगा, पढ़ने में मजा आएगा, नहीं आएगा।
ठीक है, अब डेफिनेशन की बारी, अब डेफिनेशन के बारे, ये बात पहले समझ में आया सभी को, हाइड्रेशन एनर्जी कैसे निकलता है, सभी लोग देखो अच्छे से, ये बात सभी को समझ में आया, हाइड्रेशन एनर्जी कैसे हाइड्रेशन हुआ, अब कैसे डिफाइन करते हैं मैं आपको ये बताता हूँ, क्योंकि आपसे डेफिनेशन लिखने को आएगा ना। वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी, क्लियर है, सबको क्लियर है, आगे चलूँ मैं, तो चलो अब लिखो हाइड्रेशन एनर्जी का डिफिनेशन, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, क्योंकि जब आपके एग्जामिनेशन में आएगा तो आप सीधा छाप दीजिएगा जाके, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे आते हैं, है ना, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत अच्छे बनेंगे, और मैं हर टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी यहीं पे आपको बताऊंगा, वो भी फुल डिटेल में, एक भी ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when 1 mole of gaseous ion dissolve in water, ठीक है ना, जब 1 मोल गैसियस आयन को हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो उस डिसॉल्व होने की वजह से जो आपका एनर्जी रिलीज होता है उसी एनर्जी का क्या नाम है, हाइड्रेशन एनर्जी, वो एनर्जी क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी के फॉर्म में निकलता है। तो आप बताओ ये रिएक्शन क्या हुआ, एक्सोथर्मिक हुआ कि एंडोथर्मिक हुआ, सभी लोग बताओ रिएक्शन क्या हुआ, एक्सोथर्मिक एनर्जी निकल रहा है, तो इट इज ए टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जो हीट को रिलीज करते हैं। तो अब तीसरा पॉइंट बताओ, ये स्टेबलाइजिंग एनर्जी हुआ बच्चों कि डिस्टेबलाइजिंग, सभी लोग बताओ ये स्टेबलाइजिंग एनर्जी हुआ कि डिस्टेबलाइजिंग एनर्जी हुआ, वेदर इट इज स्टेबलाइजिंग और डिस्टेबलाइजिंग, क्लियर कट बताना एकदम, स्टेबलाइजिंग है, ठीक है ना, एनर्जी रिलीज हो रही है तो इट इज ए टाइप ऑफ स्टेबलाइजिंग एनर्जी, स्टेबलाइजिंग एनर्जी, ये सिस्टम को क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। इस एनर्जी के अमाउंट बढ़ने से मॉलिक्यूल पानी में क्या हो जाएंगे, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी घटेगी, अगर किसी सिस्टम का हाइड्रेशन एनर्जी हाई हुआ तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा या घटेगा, देखो लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी में उल्टा चलता है, लैटिस एनर्जी में सॉल्युबिलिटी घटता है और हाइड्रेशन एनर्जी में सॉल्युबिलिटी क्या होता है, बढ़ता है। तो आप ध्यान से देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड, solubility of compounds directly proportional to hydration energy, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी हाई होगी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, ये फॉर्मूला फॉलो होगा किसी भी कंपाउंड के सॉल्युबिलिटी में, ये फॉर्मूला फॉलो होगा। अगर कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल है तो क्लियर उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, और अगर इनसॉल्युबल है तब उसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा। ये दोनों मिल के सॉल्युबिलिटी को डिसाइड करते हैं, है ना, ये दोनों मिल के क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी को डिसाइड करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर, कौन से फैक्टर हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और बता दो फैक्टर पे जाने से पहले, अगर हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी देन सॉल्युबल हो जाएगा, वो कंपाउंड क्या होगा, वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा है इफ लैटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी देन ये इनसॉल्युबल इन वाटर हो जाएगा, देन इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये दो बातें अच्छे से याद रखना, अभी एप्लीकेशन कराऊंगा बच्चों, एप्लीकेशन में आपको आंसर करना है। चलो बताओ ये बात समझ में आया सभी को, इतनी बात सबको समझ में आई क्या, हाँ जो स्टेबलाइजिंग एनर्जी होता है, वेरी गुड।
इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे चलूं? अब आगे चलना है। सभी लोग जल्दी से लाइक करके बताओ, वीडियो में आ जाओ एक बार सब लोग कमेंट सेक्शन में। कोई दिक्कत परेशानी, सब कुछ सही चल रहा है ना? इतनी बात सबको समझ में आई क्या? हाँ जी, राज जायसवाल, वेरी गुड, सही है। देखो बच्चों, आपको मजा आएगा, बस थोड़ा देर वेट कर लिया करो, ठीक है? शुरुआत होने तो दिया करो। क्लासेस बहुत दमदार होंगी, मैंने आपको पहले ही बताया है। कॉन्सेप्ट भी बहुत दमदार होंगे। ये बात आपको तब समझ में आएगी जब आप एग्जाम के पेपर देख लोगे, जब आप एग्जामिनेशन के क्वेश्चन देख लोगे, तब समझ में आएगा, अरे यार ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, आपने सीधे क्लास में कराया था। और मैं करा रहा हूँ, सीधा आएगा। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखो, आया है, आगे भी आएगा, ठीक है? इसका आना तय है। चलो, फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी। आप लोग क्या लगता है कौन कौन सा फैक्टर होगा? जरा कमेंट सेक्शन में बताना। तो आपके हिसाब से कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हाइड्रेशन एनर्जी को अफेक्ट करेगा? कोई बता सकता है ऐसे कौन कौन से फैक्टर होंगे जो हाइड्रेशन एनर्जी को घटा या बढ़ा सकते हैं? और हाइड्रेशन एनर्जी का भी एप्लीकेशन भी बताऊंगा। दोनों यहां से जो बात चालू होती है ना, वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, और पूरा क्लास एकदम अच्छे से स्टिक होकर पढ़िएगा, क्वेश्चन आएगा। देखो क्या होता है, सबसे पहले जैसे लैटिस एनर्जी था वैसे ही हाइड्रेशन एनर्जी है। दिस इज ऑल्सो जेड प्लस और जेड माइनस और आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सेम फैक्टर काम करता है, सेम, ठीक है ना? यहां भी दो चीज पर डिपेंडेंसी है। पहला, साइज ऑफ कैटायन, दूसरा चार्ज ऑफ कैटायन। चार्ज ऑफ कैटायन, इन दोनों चीजों पे हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करता है, और ये दोनों फैक्टर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अभी वन बाय वन मैं आपको डिटेल बताने वाला हूं, साइज ऑफ कैटायन से क्या होगा और चार्ज ऑफ कैटायन से क्या होगा। हाइड्रेशन एनर्जी टोटली डिपेंड अपॉन दीज टू फैक्टर, और इन दोनों की वजह से बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशन आपको देखने मिलेंगे। जैसे बेरिलियम सल्फेट वाटर में सॉल्युबल है, जैसे अभी आपको बता देता हूं, बेरिलियम सल्फेट जो BeSO4 सॉल्युबल है, बट बेरियम सल्फेट वाटर में इनसॉल्युबल है। ये नहीं सॉल्युबल होता है, ये सॉल्युबल होता है। ये क्वेश्चन अगर आ गया, राइट शॉर्ट नोट्स व्हाई बेरियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर व्हाइल बेरिलियम सल्फेट इज सॉल्युबल, तो यही फैक्टर बताएगा आपको पहला वाला, ऐसा क्यों हुआ। मैं पहला फैक्टर आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, क्यों बेरिलियम सल्फेट वाटर में सॉल्युबल होता है और क्यों बेरियम सल्फेट वाटर में इनसॉल्युबल होता है। सो लेट्स स्टार्ट। एनायनों में क्यों नहीं होता, अभी थोड़ी देर बताता हूँ। कैटायन बताते समय एनायन एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? अभी तुरंत एक्सप्लेन कर दूंगा बच्चे, घबराओ मत। तो पहला है साइज ऑफ कैटायन। आप ये बताओ, अगर एक कैटायन बहुत बड़ा है, एक कैटायन बहुत छोटा है, तो किसमें न्यूक्लियर चार्ज हाई होगा? अगर एक कैटायन छोटा है, एक कैटायन बड़ा है, तो किसमें न्यूक्लियर चार्ज हाई होगा? छोटे वाले में कि बड़े वाले में? न्यूक्लियर चार्ज किस केस में ज्यादा होगा, छोटे वाले में या बड़े वाले में? आप लोग बताओ जरा। तो हम सब जानते हैं कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन हो जाएगा। साइज ऑफ कैटायन, उसका वजह देखो क्या है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा जब साइज घटेगी, है ना? ऐसे देखो, एक छोटा कैटायन है, ये एक छोटा कैटायन है, ये एक उससे बड़ा कैटायन है, ठीक है? ये उससे भी बड़ा कैटायन है, और ये सबसे बड़ा कैटायन है। तो आप सब देखते होंगे, छोटे कैटायन में क्या होता है, एक ही सेल होता है, बट जैसे जैसे कैटायन का साइज बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ सेल की संख्या भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। अभी मैं एग्जाम्पल के साथ आपको कराता हूँ एल्कली मेटल का, ठीक है? तो हम सबको पता है न्यूक्लियर से जो डिस्टेंस है वो इतना है, यहाँ से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और दूरी बढ़ेगी बच्चों, तो डिस्टेंस बढ़ने से अट्रैक्शन क्या होता है, वीक होता है। तो लार्जर कैटायन अगर कैटायन बहुत बड़ा हुआ तो स्मॉल न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा ना, स्मॉल न्यूक्लियर चार्ज, NC का मतलब न्यूक्लियर चार्ज। और ये आपका क्या हो गया, स्मॉल कैटायन तो हाई न्यूक्लियर चार्ज। छोटे कैटायन पे न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा, और जब बहुत ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा तो पानी को कमजोर अट्रैक्ट करेगा या मजबूती से अट्रैक्ट करेगा? एक मान लो बहुत छोटा कैटायन है,
पानी उसके बगल में आया, तो पानी के साथ क्या करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा या कम अट्रैक्ट करेगा, आप सभी लोग बताओ। तो होगा क्या, जो छोटा वाला कैटायन होगा, छोटा वाला कैटायन, उसके चारों तरफ ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ऐसे लेयर बना लेंगे। जो ग्रीन कलर का मान के चलो ये वाटर का लेयर है, कई लेयर में वाटर इस पे क्या होते हैं, जुड़ते चले जाते हैं, क्योंकि कैटायन बहुत बड़ा है, छोटा है ना, उसका चार्ज बहुत ज्यादा है, तो कई लेयर तक के वाटर मॉलिक्यूल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो जब ज्यादा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होंगे, है ना, ज्यादा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होंगे तो एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा निकलेगी। और अगर बड़ा कैटायन हो गया, बड़ा कैटायन, तो ये देखो बड़ा कैटायन क्या होगा, इसका जो चार्ज है वो इधर चारों तरफ घिरा हुआ है। अब जब चारों तरफ घिरा हुआ होगा तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, बहुत कम अट्रैक्शन फील करेंगे। तो जब कम अट्रैक्शन फील करेंगे तो कम ही वाटर मॉलिक्यूल आके यहाँ पे क्या करेंगे, लेयर बनाते हैं। तो बड़े कैटायन में न्यूक्लियर चार्ज घट जाता है, और न्यूक्लियर चार्ज घट जाने से क्या होगा, अट्रैक्शन वीक होगा, तो कम वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, कम अट्रैक्शन, कम वाटर मॉलिक्यूल, कम हाइड्रेशन एनर्जी। छोटा आयन, ज्यादा अट्रैक्शन, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल, ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी। इसीलिए आपका रिलेशन ये है कि जो हमारा हाइड्रेशन एनर्जी है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज छोटा रहेगा, साइज छोटा रहेगा तो आपका हाइड्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। साइज बड़ा होगा तो हाइड्रेशन क्या होगा, कम होगा। तो अब आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, चलो क्वेश्चन का आंसर बताइए, ठीक है। क्वेश्चन, अरेंज फॉलोइंग कैटायन, अरेंज फॉलोइंग कैटायन इन डिक्रीजिंग रेट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, रेट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी के घटते हुए क्रम में आपको अरेंज करना है, ठीक है। सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, लिथियम प्लस, रुबिडियम प्लस, ये आपके पास मैंने 4 कैटायन दिया। आप इसको अरेंज करके बताइए किसका सबसे ज्यादा होगा, किसका सबसे कम। ज्यादा वालों को सबसे पहले रखना है, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो बच्चों। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा के बताइए। समान सेल होगा तो देखना पड़ेगा न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट जा रहा है कि नहीं। लेफ्ट टू राइट जाओगे, सेम सेल में लेफ्ट टू राइट जाने पे न्यूक्लियर चार्ज घटता है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट घटता है। सभी लोग बताओ, ऑर्डर क्वेश्चन का आंसर करो। अरेंज करिए, डिक्रीजिंग रेट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, किसका सबसे ज्यादा, किसका सबसे कम। भाई साइज ऑफ कैटायन नहीं पता आप लोगों को, ये सब एल्कली मेटल है, और आपने पढ़ा होगा कि टॉप टू लिथियम सबसे ऊपर आता है, सबसे छोटा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, है ना। तो जो सबसे छोटा हुआ हमारा वो कौन हुआ, ये लिथियम, दिस इज द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट है। और ये क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट का हाइड्रोजन एनर्जी क्या होगा, कम रहेगा, और स्मॉलेस्ट का हाइड्रोजन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा रहेगा। यूनिट 1 खत्म होने के बाद यूनिट 2 चलेगा, कोई टेंशन है। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन एनर्जी क्या करेगा, लिथियम प्लस, उसके बाद सोडियम प्लस, उसके बाद पोटेशियम प्लस, उसके बाद रुबिडियम प्लस। तो हमारा ये ऑर्डर फॉलो होता, अकॉर्डिंगली हमारा ये ऑर्डर फॉलो होता। क्लियर है कि नहीं, ये ऑर्डर फॉलो होगा। उल्टा बता दिए क्या, ये सबसे पहले ये 1, 2 और 3 और ये 4 मानते, तो ऑर्डर क्या होता, तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा, ये फॉलो करता। 3 1 2 4, 3 1 2 4 किसी का है, 3 1 2 4 किसी का नहीं है, 3 1 2 4 किसी का भी नहीं, सब गलत। इतना गलत कैसे हो सकते हो आप लोग, इतनी गलती करना तो आपको बिल्कुल अलाउड नहीं है।
1324 सही है। अब ये क्लियर है ना? तो अभी समझ में आ गया पहला। ये पहला था आपका क्या, साइज। साइज बढ़ेगी तो हाइड्रोजन एनर्जी घटेगा, साइज घटेगा तो हाइड्रोजन एनर्जी बढ़ेगा। ये क्लियर है सभी लोगों को? अब आ जाओ चार्ज पे। दूसरा फैक्टर है चार्ज, चार्ज ऑफ कैटायन। चार्ज ऑफ कैटायन, बताइए चार्ज बढ़ने से क्या होगा? अगर कैटायन पे चार्ज बढ़ेगा तो आप सभी लोग बताइए क्या होगा? हाइड्रोजन एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा? हाइड्रोजन एनर्जी चार्ज पे कैसे रिलेशन रखेगा? हाइड्रोजन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन, क्योंकि चार्ज ऑफ कैटायन बढ़ेगा बच्चों तो साइज घटती है। ये आप सबने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं पढ़ाऊंगा पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाऊंगा तब। अगर किसी आयन का, एनायन या कैटायन का, देखो कैटायन का, आयन का तो नहीं, कैटायनों पे चार्ज बढ़ाओगे तो साइज क्या होगी, छोटी हो जाती है। अगर मान लो कोई कैटायन है मोनो पॉजिटिव, अगला है बाई पॉजिटिव, अगला है ट्राई पॉजिटिव, सबसे स्मॉलेस्ट कौन होगा? सबसे छोटा कौन होगा? ये होगा, जिसपे ज्यादा चार्ज वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है, सेम पीरियड में। और ये क्या होगा? लार्जेस्ट। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, आपसे पूछे सोडियम है, दूसरा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 2+, और तीसरा एल्यूमिनियम 3+, तो आप बताइए इन तीनों में सबसे ज्यादा हाइड्रेशन कौन करेगा? आउट ऑफ दीज थ्री मैक्सिमम हाइड्रेशन करने वाला इसमें से स्पीसीज कौन सा है? किसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा? बताइए आप लोग, किसका हाइड्रोजन एनर्जी सबसे ज्यादा, किसका सबसे कम? देख के सब लोग जल्दी से बता दो। चार्ज बढ़ने से बढ़ेगा, घटेगा नहीं विपिन बेटा। विपिन आपने गलत आंसर कर दिया, घटेगा नहीं बढ़ेगा। सबसे ज्यादा 3+ वाले का, फिर 2+ वाले का, फिर 1+ वाले का। 3 to 1 करेक्ट है। एल्यूमिनियम का सबसे हाईएस्ट होगा। ज्यादा चार्ज छोटा कैटायन, सबसे ज्यादा हाइड्रेशन उसी का होगा, ठीक है ना? अभी बात समझ में आ गया ना चार्ज का भी कॉन्सेप्ट, किसका हाइड्रोजन ज्यादा होगा। अब बताइए पीरियोडिक टेबल में अगर हम मूव करें लेफ्ट टू राइट तो हाइड्रोजन एनर्जी आपको क्या लगता है कैसा होगा? ये हमारा पीरियोडिक टेबल है छोटा सा, और अगर इसमें हम लेफ्ट टू राइट मूव करें और टॉप टू बॉटम तो हाइड्रोजन एनर्जी का ट्रेंड आप सभी लोग बता सकते हो? लेफ्ट टू राइट जाने पर हाइड्रोजन एनर्जी क्या होगा पीरियोडिक टेबल में, और टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा? जिसको पता हो बता दे। ये हमारा बेटा पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, और हम सबको पता है साइज इधर होता है इसका, यहाँ पे हमारा साइज है ये, ठीक। इधर से इधर जाने पे साइज क्या होगा? और घटेगा। इधर से इधर मूव करोगे साइज क्या होगा? और छोटा। और इधर से इधर आओगे तो साइज क्या होगा? बड़ा हो जाता है ना? तो इधर क्या करता है? डिक्रीज करता है, इधर डिक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है, और इधर जाने पे हमेशा क्या होगा? इंक्रीज करेगा, ठीक है। इंक्रीज मतलब अप एरो, डिक्रीज का मतलब डाउन एरो, यहाँ पे हमेशा घटता है। तो पीरियोडिक टेबल में अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, ठीक है, इधर राइट हो जाता है आपका और इधर लेफ्ट, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज करेगा, और इधर टॉप है और नीचे क्या हो जाएगा? बॉटम। तो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा आपका? डिक्रीज करेगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पे साइज क्या होता है? बढ़ता है। तो टॉप टू बॉटम साइज बड़ा होगा तो हाइड्रोजन एनर्जी कम हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर हाइड्रोजन एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि साइज क्या होता है? छोटा हो जाता है। तो साइज छोटी होगी हाइड्रोजन एनर्जी बढ़ेगा, साइज बड़ी होगी हाइड्रोजन एनर्जी घटेगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को नहीं? जिसको क्लियर हो हैंड रेज करो और वीडियो लाइक कर दो फट से। अलॉन्ग टू द पीरियड ज्यादा होगा, बिल्कुल सही नितेश, पीरियड में यही लेफ्ट टू राइट का मतलब पीरियड है। लेफ्ट टू राइट का मतलब हमेशा पीरियड होता है, और टॉप टू बॉटम हमेशा ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये ग्रुप में है, टॉप टू बॉटम को ग्रुप बोलते हैं, लेफ्ट टू राइट को पीरियड बोलते हैं। तो पीरियड में जो होता है हमेशा बढ़ता है, और ग्रुप में हमेशा घटेगा, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब आगे चले इसका एप्लीकेशन करें हाइड्रोजन एनर्जी के। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, 3-4 हैं, तीनों चारों अच्छे से देख लेना। आप किसी कंपटीशन में बैठोगे ना एग्जाम में, तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन श्योर मिलेगा, ठीक है ना, एक क्वेश्चन श्योर मिलेगा। हाँ शिखा सही बता रहा है, शिखा पांडे करेक्ट। लेफ्ट राइट सबका सही है, अभी तो मैंने एक्सप्लेन पे कर दिया, तो आई होप सबको सही लगा, सबको सही आ भी जाएगा, ठीक है। सो
यूनिट 1 खत्म होने वाला है, बस इसको मान के चलो खत्म ही है। इसके बाद यूनिट 1 में कुछ ऐसा खास नहीं है। मैं यूनिट 2 स्टार्ट करूंगा, मोस्ट प्रोबेबली कल से स्टार्ट कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। बाकी जो छोटा मोटा टॉपिक हो कभी बीच में कभी पढ़ा देंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी। सबसे पहला एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी। आप सबने कभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा है क्या? याद करो, क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक चैप्टर था जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा होगा। उसमें पढ़ा होगा लिथियम का रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होता है। याद आ रहा है किसी को? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा था, वहां पे पढ़ा था लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस मीडियम। ये स्टेटमेंट है, ठीक है ना। लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, प्लस में लिथियम लिखा जाता है, कैटायन तो बाद में बनता है। इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस मीडियम, इन एक्वस मीडियम। अगर इसको पूछ लिया जाए कि एक्सप्लेन करो तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? देखो, जब लिथियम प्लस में जाता है Li प्लस में, प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो इसका जो रिड्यूसिंग पावर होता है E नॉट जो होता है, दिस इज इक्वल टू -3.05 वोल्ट होता है। इतना इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है। ये लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल है और ये सबसे हाईएस्ट होता है पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इसका सबसे ज्यादा होता है। याद है किसी को? द हाईएस्ट, ठीक है ना। ऐसे अगर हम नॉर्मल बात करें तो आप लोग रिड्यूसिंग एजेंट का नाम सुने होंगे। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं बच्चों? जरा कमेंट सेक्शन में बताओ तो, व्हाट इज द रिड्यूसिंग एजेंट? किसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट? ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहा जाता है? तो ऐसे एजेंट जो दूसरे स्पीसीज को क्या कर दे, रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, है ना। वो सभी स्पीसीज जो दूसरे को रिड्यूस करके खुद को क्या कर ले, ऑक्सीडाइज। दूसरे को रिड्यूस करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है, तो आप क्या करते हो, कोई अगर मेटल है और मेटल एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कोई भी सबस्टेंस अगर X है तो इस पे जाके जुड़ जाता है और X को क्या कर देता है, X माइनस कर देता है। तो ये हो गया रिड्यूस। X क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। किया किसने? इस M ने रिड्यूस किया, तो इसका नाम होता है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा एक इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं या दो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं। तो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो डिफिकल्टी से इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा वो बेकार रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हो। तो आप सब जरा समझो यहाँ पे, अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करें बच्चा, टॉप टू बॉटम, तो बताओ सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन रिलीज करेगा? लिथियम रिलीज करेगा, सोडियम रिलीज करेगा, पोटेशियम रिलीज करेगा, रुबिडियम रिलीज करेगा या सीजियम रिलीज करेगा? सबसे आसानी से किसका इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा? अभी समझोगे तो समझ में आएगा आपको। तो जिसका साइज सर सबसे बड़ा होगा उसका इलेक्ट्रॉन सबसे आसानी से रिलीज होगा। कोई डाउट? जिसका साइज सबसे बड़ा होगा उसका इलेक्ट्रॉन सबसे आसानी से रिलीज होगा। तो यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं या रिड्यूसिंग पावर होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है। अभी देखो, बट यहाँ पे उल्टा कैसे हुआ, रिड्यूसिंग पावर जो होता है वो आपका होता है इनवर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। जितना बड़ा साइज उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपका जो है गैस फेज में, ठीक है ना, ध्यान देना, गैस फेज में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग सीजियम है, फिर रुबिडियम है, फिर पोटेशियम है, फिर सोडियम है, सबसे खराब कौन है? लिथियम है। ये गैस फेज में है, ठीक है ना, गैस फेज में। अभी एक्वस में यही बदल जाता है। गैस फेज में देखो ये रहता है, बस इसी पॉइंट को याद रखना, क्वेश्चन आएगा। और अगर यही हम एक्वस फेज में कर दें, ठीक है, एक्वस फेज में, तो आपको पता ऑर्डर क्या होता है, लिथियम सबसे पहले आ जाता है, लिथियम, फिर सीजियम, फिर रुबिडियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम। मतलब कि लिथियम सीधा छलांग मारा, लास्ट से कहां चला आया, फर्स्ट में,
और आपको यही तो एक्सप्लेन करना है ऐसा क्यों, वाई दिस कोलावेरी, ये लिथियम पहले क्यों आया, लिथियम पहले क्यों आया, आना किसको चाहिए था, सीजियम को आना चाहिए था, बट सीजियम नहीं आता, एक्वस मीडियम में लिथियम आ जाता है। कोई रीजन बता सकता है क्यों? क्यों बता सकता है? यही रीजन आता है हाइड्रेशन एनर्जी का, ठीक है। यही बोला जाता है कि जब लिथियम रिडक्शन करने जाएगा, ध्यान से देखना, दो बातें यहाँ पे कंपेयर की जाती है। आप एज अ सीनियर स्टूडेंट हो तो आपको ये बात अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और बता दो, आज आपको पता चलने के बाद आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, कभी आपके भाई बहन बड़े बच्चे कोई भी पूछ लिया तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ऐसा क्यों हुआ था। आप चीज एक बताओ, अगर किसी मेटल को मेटल से मेटल कैटायन बनाने जाते हो तो कौन सी एनर्जी देनी पड़ती है? किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कौन सा एनर्जी देते हो, याद है? हम उसका नाम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। याद आया कुछ? आयनाइजेशन एनर्जी। ये एनर्जी हमें देनी पड़ती है सिस्टम को, ठीक है। देने के बाद हम क्या बनाते हैं, लिथियम बनाते हैं, लिथियम से लिथियम कैटायन बनाते हैं, ठीक है। ये गैसियस लिथियम कहाँ चला गया, गैसियस लिथियम कैटायन में। जैसे ही ये लिथियम अब पानी के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, एक्वस मीडियम में, ये इतना हाइड्रेशन करता है, इतना हाइड्रेशन करता है कि जितना एनर्जी आपको लगा था ना, जितना एनर्जी आपका लगा था यहाँ पे हाइड्रेशन आयनाइजेशन एनर्जी करने के लिए, उसके कई गुना ज्यादा एनर्जी ये रिलीज कर देता है, ठीक है। उससे कई गुना ज्यादा एनर्जी ये रिलीज कर देता है। तो जो रिलीज अमाउंट है वो निगेटिव वैल्यू होती है, एंड दैट इज व्हाई इट हैज हाई रिडक्शन पोटेंशियल। क्योंकि ये तुरंत चाहता है कि कोई मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचा दे थोड़ा मेहनत करके, फिर उसको मैं इतना एनर्जी के वजह में इतना ज़्यादा हाइड्रेशन कर दूंगा कि जो आपका खर्चा लगा था उससे कई गुना आपका बचत हो जाएगा। मतलब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, ये इजीली रिलीज हो जाता है, इजीली। और जो इजीली रिलीज कर देंगे वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो जैसे ही लिथियम से आप लिथियम कैटायन बनाओगे, वो भयंकर रूप में हाइड्रेशन करेगा, और दैट हाइड्रेशन इज सफिशिएंट टू फॉर्म हाइड्रेटेड लिथियम सॉल्ट। और ये हाइड्रेटेड लिथियम सॉल्ट जो बना है, ये बनने के बाद एनर्जी इतनी ज़्यादा निकलती है कि स्टेबलाइजिंग बहुत हाई हो जाता है। तो ड्यू टू द ग्रेटर हाइड्रेशन एनर्जी, लिथियम इजिली कन्वर्ट फ्रॉम लिथियम टू लिथियम कैटायन एंड अंडरगो हाइड्रेशन एंड फॉर्म लिथिएटेड कैटायन। और जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो रिडक्शन कर देगा, वो आसानी से क्या करेगा, रिडक्शन कर देगा। बात समझ में आया सभी को? ये बात नहीं समझ में आया किसी को? अच्छा चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं, अभी समझ में आएगा। ये बताइए, ये वाली बात नहीं समझ में आई ना, रिड्यूसिंग पावर क्या होता है? हाँ, रिडक्शन नहीं समझ में आया कि पूरा ही टॉपिक ही नहीं समझ, हाइड्रेशन एनर्जी नहीं समझ में आया? सबसे पहले बताओ क्या नहीं समझ में आया, फिर बताते हैं। इसमें से क्या नहीं समझ में आया आप लोगों को? हाइड्रेशन एनर्जी नहीं समझ में आया कि कोई टॉपिक नहीं समझ में आया? बताइए तब ना आगे चले। इसमें से कौन सी बात है जो आप लोगों को समझ में नहीं आई? अच्छा, लिथियम आगे कैसे आ गया बता रहे, अब यही सुनने जाओ, ठीक, एकदम अच्छे से सुनो। जैसे मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक, अभी जहाँ मैं हूँ ये हूँ, ठीक है, मेरे से और बड़े और बड़े और बड़े आएंगे। जो सबसे अमीर होगा वो आसानी से डोनेट करेगा ना। जैसे मान लो डोनर है, दो चार लोग डोनर हैं, मैं हूँ, दो चार तीन लोग और हैं, तो जो सबसे मान लो उसमें सबसे छोटा मैं हूँ, मेरे से चार और बड़े लोग हैं, जो सबसे बड़ा होगा आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। तब क्या मानोगे, बहुत अच्छा आदमी आसानी से बिना कुछ कहे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, हो जाएगा ना। मैं सबसे छोटा हूँ, मैं सबसे डिफिकल्टी से डोनेट करूँगा, तो मैं रिड्यूसिंग एजेंट क्या हूँ, खराब हूँ। सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, जो आसानी से डोनेट करता है। ये बात क्लियर है ना। तो जो सबसे बड़ा था वो सबसे आसानी से डोनेट करता है, और जो सबसे आसानी से डोनेट करता है वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये बात क्लियर है? इतना तक क्लियर है क्या, कि जो सबसे बड़ा होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा वो दूसरे को आसानी से रिड्यूस कर देगा, है ना। बोलो, इतनी बात समझ में आई? फिर मैं अगला टॉपिक बताता हूँ।
बड़ा वाला सबसे अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट होगा। ये गैस फेज में सेम चलता है क्योंकि पानी कहानी अभी आई नहीं है, ठीक है ना, पानी कहानी आई ही नहीं है। अब सुनो ध्यान से, ये पहली बात हो, गैस फेज में समझ में आ गया, सबसे बड़ा सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा आसानी से रिड्यूस कर देगा। बट पानी में जाते ही लिथियम सबसे टॉप पे आ जाता है, ठीक है। बट आप सब सोचो कि एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे अगर लिथियम पानी के कांटेक्ट में आया तो पानी के साथ वो इतना ज्यादा, फ्रेंसियम नहीं लोगे, फ्रेंसियम क्योंकि रेडियो एक्टिव है, अगर उसको यूज किया तो मर जाओगे तुरंत, ठीक है, फ्रेंसियम को भूल जाओ। अब जैसे ही पानी में आओगे, सीजियम क्योंकि सबसे बड़ा है, वो सबसे अमीर था, है ना, कब अमीर था, जब वो धरती पे था। पानी में वो जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा। पानी में सबसे छोटा मैं हूं, सबसे तेज पानी के साथ कौन जाएगा, मैं जाऊंगा, क्योंकि पानी के साथ सबसे आसानी से बॉन्डिंग कौन बनाता है, मैं। तो अगर इन चारों कैटायनों को पानी में डाल दोगे तो पानी के साथ सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसका है, पानी में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल कौन होगा, पानी में सबसे मजबूती से कौन आगे बढ़ेगा, जो सबसे छोटा था। जो सबसे छोटा था वो हाइड्रेशन सबसे ज्यादा करेगा कि नहीं करेगा। अब अगर कोई हाइड्रेशन सबसे ज्यादा करेगा तो वो उसके कैटायन बनने के बाद हाइड्रेशन होगा ना, कैटायन बना, हाइड्रेशन बहुत ज्यादा हुआ। तो एक बात बताओ, मैं यहां हूं, मुझे पानी में जाने के लिए बस कोई कैटायन बनवा दे, फिर पानी में जाकर मैं इतने पैसे कमाऊंगा, इतने पैसे कमाऊंगा कि जो बड़ा वाला दे रहा था उससे कई गुना ज्यादा मैं रिलीज कर सकता हूं। तो जैसे ही लिथियम को तुम पानी में डालते हो, लिथियम इतना हाइड्रेट करता है कि जो सबसे अमीर आदमी था उससे कई गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देता है। अब जो पहला रिलीज करता था उससे ज्यादा रिलीज कौन कर रहा है, लिथियम, क्योंकि पानी में लिथियम का हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होता। तो अब बताओ, वो इतना रिलीज किया कि बड़े वाले कैटायन के रिलीज वाले से भी कई गुना ज्यादा हो जाता है। तो सबसे ऊपर अब कौन आ जाएगा पानी के केस में, लिथियम आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि लिथियम ने पानी में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन महसूस करता है। आपने अभी पढ़ा, सबसे छोटा कैटायन पानी के साथ सबसे ज्यादा हाइड्रेशन करेगा, और जो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन करेगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे हाई होगी, और क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी हाई है, निगेटिव वैल्यू है, तो रिडक्शन पोटेंशियल हाई रहेगा। अब बोलो समझ में आया कि नहीं आया। गैस फेज में सब धरती पे सब एक जैसा काम करते हैं, बड़ा वाला अमीर था, छोटा वाला गरीब था। पानी में जाने पे छोटा वाले की पावर इतनी हाई हो गई कि बड़े वाले को पीछे छोड़ दिया। तो लिथियम पानी में जाने के बाद इतना हाइड्रेशन करता है कि जो ऊपर कैटायन मुंह बना रहा था उसको छोड़ छाड़ के निकल गया। अब लिथियम सबसे बॉस हो गया, जो सबसे पीछे था वो सबसे क्या हो गया, टॉप पे हो गया। अब बोलो समझ में आया कि नहीं आया। क्यों लिथियम पानी में सबसे ज्यादा किया, बिकॉज लिथियम का हाइड्रेशन पानी में सबसे ज्यादा होता है, तो इतना ज्यादा हाइड्रेट करता है कि सीजियम के भी बाप बन जाता है। बाकी नॉर्मल फॉलो करते हैं, बाकी किसी का हाइड्रेशन होता ही नहीं, केवल हाइड्रेशन लिथियम का होता है। पूरे इसमें एस ब्लॉक में अकेले लिथियम हाइड्रेशन करता है, बाकी का हाइड्रेशन होता ही नहीं है, ठीक है ना। आपने कभी देखा NaCl.H2O, NaCl के साथ पानी नहीं रहता, बिकॉज सोडियम भी हाइड्रेशन नहीं करता, केवल NaCl होता है या केवल KCl होता है। कहीं पे आप देखोगे NaCl और KCl के साथ पानी मॉलिक्यूल जुड़ा नहीं होता, क्योंकि उनका हाइड्रेशन ही नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए आपका लिथियम अकेला पूरे अपने पीरियोडिक टेबल में जो है एस ब्लॉक में लिथियम अकेले हाइड्रेशन करता है, इसीलिए आपको लिथियम का हाइड्रेशन मिलेगा, बाकी किसी का हाइड्रेटेड सॉल्ट नहीं है, क्योंकि बाकी में हाइड्रेशन होता ही नहीं है। तो आप समझे, लिथियम अकेले हाइड्रेशन कर सकता है, इसीलिए पानी में सबसे ज्यादा लिथियम का हो जाता है, बाकी सब गैस फेज में सबसे बड़ा सीजियम का होता है, नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करता है। ये है आपका रूल। अब समझ आया कि नहीं आया। अब समझ में आया कि नहीं आया सभी लोग को, अब बोलो। अभी सबको आया, अगर आया तो सब लोग हैंड रेज करो, फटाक से बताओ आया कि नहीं आया। मैं सबसे बेहतर तरीके से समझाया हूं, सिंपलेस्ट तरीके में, आपको समझ में आना चाहिए था ये। अब दूसरा एप्लीकेशन बताने जा रहा हूं, ठीक है। ये तो पहला हो गया रिडक्शन पोटेंशियल, दूसरा है आयनिक मोबिलिटी। इसके बारे में जरा देखना, दूसरा फैक्टर जो है दैट इज आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, आयनिक मोबिलिटी का होता है आयनों का मूवमेंट। अब समझ आ गया ना, ठीक है। आयनिक मोबिलिटी का होता है आयन का मूवमेंट, आयन मूवमेंट। अब जैसे मान लो बिना पानी के बात करें, फिर बात वही आएगी गैस फेज में, ठीक है। गैस फेज में जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक, गैस फेज में दौड़ाने जा रहा हूं। अगर गैस फेज में बात करेंगे तो लिथियम सबसे छोटा है, फिर सोडियम है, फिर
पोटेशियम है, फिर हमारा रुबिडियम है और फिर सीजियम है। अब अगर हम इन सबको दौड़ा दें, चलो दौड़ो, तो सबसे तेज कौन दौड़ेगा? जिसका साइज सबसे छोटा होगा या जिसका साइज सबसे बड़ा होगा? आप बताओ। अगर हम इनको दौड़ा दें, स्पीड भगाएं कि चलो सब लोग दौड़ो, तो कौन सबसे तेज दौड़ेगा इसमें से? इन सब में सबसे हाईएस्ट स्पीड से कौन दौड़ेगा? किसका स्पीड सबसे फास्ट होगा? सभी लोग बताओ। अगर हम बात करें यहाँ पे गैस फेज में, तो सबसे तेज जो सबसे छोटा होगा वो दौड़ेगा, दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा? सबसे ज्यादा कौन दौड़ेगा? सबसे फास्ट दौड़ेगा जो सबसे छोटा है, और वो है लिथियम। तो गैस फेज में जो आयनिक मोबिलिटी होगी किसकी सबसे ज्यादा होगी? लिथियम की होगी, क्योंकि लिथियम वहां पे सबसे छोटा है, ये सन से भाग जाएगा, तुरंत तेजी के साथ निकल जाएगा, है ना। बट जैसे इसको पानी में डालोगे एक्वस सोल्यूशन में, ध्यान देना, एक्वस सोल्यूशन में क्या होगा? जो जितना छोटा था वो पानी के साथ उतना ज्यादा लपेट जाएगा, पानी उस पर उतना ज्यादा क्या करेगा? लिपट जाएगा। अब पानी में डालते जो सबसे छोटा था वो सबसे मोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पानी में जाते ही छोटे वाले का हाइड्रेशन मैक्सिमम होगा, तो ढेर सारा पानी जुड़ के सबसे बड़ा हो जाएगा, और जो सबसे बड़ा था उसका हाइड्रेशन सबसे कम होगा, तो वो सबसे छोटा हो जाएगा। तो पानी में जाते ही आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगी? जस्ट उल्टा हो जाएगा, है ना। देखो तो सीजियम लिखा है, गधा हो गया, है ना। अब पानी में जाते ही ये पूरा ऑर्डर क्या होगा? बदल जाएगा। सीजियम सबसे तेज दौड़ेगा, फिर रुबिडियम दौड़ेगा, फिर आपका पोटेशियम दौड़ेगा, फिर सोडियम दौड़ेगा, सबसे कम कौन दौड़ेगा? लिथियम दौड़ेगा। इसलिए लिथियम दौड़ेगा, लिथियम पानी के मोह माया में फंस जाता है, और इतने पानी उसके चारों तरफ चिपक जाते हैं कि मूव नहीं कर पाता, वो स्लगिश हो जाता है, वो मोटा हो जाता है, फैटी हो जाता है, और मूवमेंट उसका स्लो हो जाएगा। तो जितना छोटा रहेगा उतना ज़्यादा हाइड्रेशन, हाइड्रेशन के बाद उसका साइज उतना ज़्यादा बड़ा, और जिसका साइज जितना ज़्यादा बड़ा उसका मूवमेंट उतना ज़्यादा स्लो। तो लिथियम सबसे स्लो मूवमेंट करता है। अब इस केस में लिथियम का अगर सबसे छोटा हो जाएगा तो सबसे स्लो जाएगा, अब सबसे फास्ट सीजियम भागेगा। अब ये बात समझ में आ गई ना? आयनिक मोबिलिटी बोलो सभी लोग। मैग्नीशियम कहां से आ गया? मैग्नीशियम जब बताएंगे तब मैग्नीशियम ना, अभी मैग्नीशियम जबरदस्ती। क्लियर है ना मजेदार चीज? क्लियर है सबको? सो हाइड्रोजन एनर्जी में है तो बहुत सारी चीजें, बट आपको उतना डिटेल में लेकर नहीं जाऊंगा, ठीक है। आई होप को हाइड्रोजन एनर्जी आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज यहीं पे खत्म करेंगे हाइड्रोजन एनर्जी को, ठीक है। अब आगे जो भी टॉपिक आपको सेकंड टॉपिक नेक्स्ट यूनिट चलाएंगे, ठीक है। सो आज की सभा यहीं संपन्न किया जाए। इसमें और बहुत कुछ है बट अभी इतना आपको जानना नहीं है। जितना इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने सबको बता दी, उससे आपका काम हो जाएगा। सो वी विल मीट अगेन, ठीक है। कल मिलेंगे, कल कोशिश करेंगे यूनिट 2 स्टार्ट